प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed 2 ND ईयर पेपर 5A जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यूनिट 1 जेंडर एंड पैट्रियार्की, जेंडर बायस, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। जेंडर और पितृसत्ता, पैट्रियार्की। जेंडर क्या है? जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों को दर्शाता है, जो समाज स्त्री और पुरुष और अन्य जेंडर पहचानों से जोड़ता है। यह जैविक लिंग सेक्स से अलग है। सेक्स लिंग, जैविक अंतर, जैसे शरीर की संरचना। जेंडर सामाजिक भूमिकाएं, जैसे लड़के नहीं रोते, लड़कियां घर संभालें। जेंडर समाज द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह समय और स्थान के अनुसार बदल सकता है। पितृसत्ता, पैट्रियार्की क्या है? पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को अधिक शक्ति, अधिकार और नियंत्रण प्राप्त होता है तथा महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखा जाता है। पितृसत्ता की विशेषताएं: परिवार में निर्णय लेने का अधिकार पुरुष के पास होना, संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार, शिक्षा और रोजगार में महिलाओं के अवसर सीमित होना, सामाजिक नियम पुरुषों के पक्ष में होना। पितृसत्ता के प्रभाव: महिलाओं की स्वतंत्रता में कमी, घरेलू हिंसा और भेदभाव, लड़कियों की शिक्षा में बाधा, समाज में असमानता। भारत में लंबे समय तक पितृसत्तात्मक सोच प्रचलित रही है, जिसे बदलने के लिए संविधान और कानूनों द्वारा समानता पर जोर दिया गया है। 2 जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या है? जेंडर बायस का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ उसके जेंडर के आधार पर पक्षपात या भेदभाव करना। उदाहरण: लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए भेजना, लड़कियों को नहीं। नौकरी में पुरुषों को प्राथमिकता देना, खेलों में लड़कों को अधिक प्रोत्साहन देना। जेंडर बायस के कारण: परंपरागत सोच, सामाजिक मान्यताएं, अशिक्षा। आर्थिक कारण: परिणाम: असमान अवसर, आत्मविश्वास में कमी, सामाजिक असंतुलन। 3 जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है? जब हम यह मान लेते हैं कि कोई विशेष कार्य या गुण केवल किसी एक जेंडर से जुड़ा है, तो उसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। उदाहरण: लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़के भावुक नहीं होते, घर का काम केवल महिलाओं का है। ये धारणाएं व्यक्ति की क्षमता को सीमित करती हैं। स्टीरियोटाइपिंग के दुष्प्रभाव: बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधा, करियर विकल्प सीमित हो जाना, आत्मसम्मान में कमी, समाज में असमानता बढ़ना। जेंडर समानता की आवश्यकता: भारत के संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। जेंडर समानता के लिए उपाय: शिक्षा में समान अवसर, जागरूकता अभियान, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक संवेदनशीलता, परिवार और विद्यालय में समान व्यवहार। 2 इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन टू कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। जाति, वर्ग और धर्म के संदर्भ में समानता, इक्वालिटी और समता, इक्विटी। समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए समानता, इक्वालिटी और समता, इक्विटी दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। विशेष रूप से भारत जैसे विविध समाज में, जहां जाति, कास्ट, वर्ग, क्लास
और धर्म रिलीजन का गहरा प्रभाव है, इनका सही अर्थ समझना आवश्यक है। एक समानता, इक्वालिटी। समानता क्या है? समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, अवसर और व्यवहार देना। उदाहरण, सभी छात्रों को एक जैसी शिक्षा सुविधा देना। सभी नागरिकों को समान कानून लागू होना। भारतीय संदर्भ में समानता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 14, 15, 16 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। 2. समता, इक्विटी। समता क्या है? समता का अर्थ है लोगों की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यायसंगत अवसर देना। अर्थात जो सामाजिक, आर्थिक या ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें विशेष सहायता देना ताकि वे बराबरी तक पहुंच सकें। उदाहरण, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को विशेष सुविधा। अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति। समता का उद्देश्य असमानता को कम करना है। 3. जाति कास्ट के संदर्भ में समानता और समता। भारत में जाति व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से असमानता का कारण रही है। समस्याएं, छुआछूत, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार। समाधान, आरक्षण नीति, सामाजिक न्याय कानून, शिक्षा के माध्यम से जागरूकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने छुआछूत को समाप्त किया, अनुच्छेद 17 है, और समान अवसर की गारंटी दी। यहां समता, इक्विटी की आवश्यकता अधिक है क्योंकि पिछड़ी जातियों को विशेष अवसर देकर बराबरी तक लाना जरूरी है। 4. वर्ग, क्लास के संदर्भ में समानता और समता। वर्ग, क्लास आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है, जैसे अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब। समस्याएं, शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता, संसाधनों तक सीमित पहुंच, बेरोजगारी। उपाय, सरकारी योजनाएं, मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन योजना। गरीब वर्ग के लिए विशेष सहायता देना समता, इक्विटी का उदाहरण है। 5. धर्म रिलीजन के संदर्भ में समानता और समता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। समानता का अर्थ सभी धर्मों को समान सम्मान, धर्म के आधार पर भेदभाव न करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। समता का अर्थ अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा, विशेष योजनाएं और संरक्षण। 3. इक्वालिटी इन एजुकेशन। प्रस्तावना। शिक्षा में समानता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा या क्षेत्र से हो, शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार और अवसर मिले। शिक्षा में समानता सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की आधारशिला है। एक शिक्षा में समानता का अर्थ। शिक्षा में समानता का तात्पर्य है सभी बच्चों के लिए विद्यालयों तक समान पहुंच, समान पाठ्यक्रम और शिक्षण अवसर, बिना भेदभाव के प्रवेश, शिक्षा के दौरान समान व्यवहार। यह केवल विद्यालय में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों तक भी जुड़ा है। 2. भारतीय संविधान और शिक्षा में समानता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने शिक्षा और समानता को मौलिक अधिकारों से जोड़ा है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। निजी विद्यालयों में 25% सीटें कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित। कैपिटेशन फीस और इंटरव्यू पर रोक। यह कानून शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास है। 4 शिक्षा में असमानता के कारण। आर्थिक असमानता, गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित। जातिगत भेदभाव। लैंगिक असमानता, लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं। ग्रामीण शहरी अंतर। विकलांग बच्चों के लिए सुविधाओं की कमी। 5 शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के उपाय। क नीतिगत उपाय। आरक्षण नीति। छात्रवृत्ति योजनाएं। मध्याह्न भोजन योजना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। ख समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं। बहुभाषी शिक्षा। संवेदनशील पाठ्य पुस्तकें। ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। प्रशिक्षित शिक्षक। आईसीटी का उपयोग। समान पाठ्यक्रम। 6 शिक्षा में समानता का महत्व। सामाजिक न्याय की स्थापना। गरीबी उन्मूलन। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। राष्ट्रीय एकता। मानव संसाधन का विकास। 4 suggestions to achieve equality in education। शिक्षा में समानता, इक्वालिटी इन एजुकेशन प्राप्त करने के सुझाव विस्तार से। शिक्षा में समानता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। एक सार्वभौमिक और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करना। 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों का 100% नामांकन। निःशुल्क पुस्तकों, वर्दी और परिवहन की व्यवस्था। ड्रॉप आउट बच्चों की पुनः नामांकन योजना। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन से शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष सहायता। छात्रवृत्ति योजनाएं। मध्याह्न भोजन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजनाएं। मुफ्त कोचिंग और डिजिटल संसाधन। यह समता, इक्विटी के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे कमजोर वर्गों को बराबरी तक लाया जा सके। 3 लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। बालिका शिक्षा अभियान। विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण। अलग शौचालय की व्यवस्था। जेंडर संवेदनशील पाठ्यक्रम। लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 4 समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप, ब्रेल पुस्तकें, विशेष शिक्षक। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना। बहुभाषी शिक्षा की व्यवस्था। 5 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षित शिक्षक। सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करना। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। समान और अद्यतन पाठ्यक्रम। 6 ग्रामीण शहरी अंतर कम करना। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे विद्यालय और इंटरनेट सुविधा। डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म। मोबाइल स्कूल या वैकल्पिक शिक्षा केंद्र। 7 भेदभाव मुक्त वातावरण बनाना। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव रोकना। संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा देना। विद्यालयों में समान व्यवहार की नीति लागू करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 14, 15 और 21 असमानता और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। 8 सामुदायिक और अभिभावक सहभागिता। स्कूल प्रबंधन समितियां, एसएमसी। अभिभावक शिक्षक बैठकें। समुदाय आधारित जागरूकता अभियान। 9 तकनीकी और डिजिटल समानता। डिजिटल डिवाइड कम करना। गरीब छात्रों को टैब, लैपटॉप उपलब्ध कराना। ऑनलाइन शिक्षा की समान पहुंच।
5. Disparities of educational opportunities in India. आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। समस्या, गरीब परिवारों के बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। निजी और सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में अंतर। कोचिंग, डिजिटल संसाधन और उच्च शिक्षा की फीस महंगी। प्रभाव, उच्च शिक्षा तक सीमित पहुंच। ड्रॉप आउट दर में वृद्धि। 2. जातिगत असमानता, कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी। समस्या, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति सेंट के बच्चों को ऐतिहासिक रूप से शिक्षा से वंचित रखा गया। सामाजिक भेदभाव और अलगाव। उपाय, आरक्षण नीति, छात्रवृत्ति और विशेष योजनाएं। अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को समाप्त किया और समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास किया। 3. लैंगिक असमानता, जेंडर डिस्पैरिटी। समस्या, कई क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं। बाल विवाह और घरेलू कार्यों का बोझ। सुरक्षित वातावरण की कमी। प्रभाव, महिला साक्षरता दर कम। रोजगार के अवसर सीमित। 4. ग्रामीण शहरी असमानता, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी। समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों और संसाधनों का अभाव, इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं की कमी। प्रभाव, शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में ग्रामीण छात्रों की कम भागीदारी। 5. क्षेत्रीय असमानता, रीजनल डिस्पैरिटी। भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर और शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर है। कुछ राज्य शिक्षा में आगे हैं जबकि कुछ पिछड़े हुए हैं। 6. एजुकेशन पॉलिसी 1986। प्रस्तावना, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को समानता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाना था। इस नीति ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए ताकि शिक्षा के अवसरों में असमानता को कम किया जा सके। एक जाति कास्ट से संबंधित प्रावधान। क. अनुसूचित जाति एससी के लिए नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान। छात्रवृत्ति योजनाएं, मुफ्त पाठ्य पुस्तक और वर्दी, हॉस्टल और आवासीय विद्यालय। आरक्षण नीति का समर्थन। उद्देश्य, ऐतिहासिक भेदभाव को दूर कर शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना। 2. अनुसूचित जनजाति ट्राइब सेंट के लिए प्रावधान। जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा। आश्रम विद्यालय। छात्रवृत्ति और आवासीय सुविधा। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर। 3. वर्ग क्लास अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। वयस्क शिक्षा अभियान। मध्याह्न भोजन जैसी सहायता योजनाओं का समर्थन। लक्ष्य, गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाना। 4. धर्म रिलीजन से संबंधित प्रावधान। सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का विकास। सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर। यह प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप थे। 5. लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी से संबंधित प्रावधान। क. महिला शिक्षा पर विशेष जोर। एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी अध्याय शामिल। बालिका शिक्षा को प्राथमिकता। महिला साक्षरता अभियान। महिला शिक्षकों की नियुक्ति। ख. सामाजिक बाधाओं को हटाने के उपाय। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक समानता। रूढ़िवादी सोच को बदलने पर बल। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा।
1986 की नीति ने पहली बार स्पष्ट रूप से महिला शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। 7. जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी विस्तार से। प्रस्तावना। समाज में पुरुष, महिला और अन्य जेंडर पहचानों के बीच समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। जेंडर समानता और जेंडर समता, इक्विटी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए लेकिन अलग अवधारणाएं हैं। एक जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। अर्थ। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि सभी जेंडर को समान अधिकार, अवसर, सम्मान और संसाधन मिलें। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जेंडर के आधार पर भेदभाव न किया जाए। मुख्य बिंदु। शिक्षा में समान प्रवेश, समान वेतन इक्वल पे, समान कानूनी अधिकार, राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में समान अवसर। 2. जेंडर इक्विटी, लैंगिक समता। अर्थ। जेंडर इक्विटी का अर्थ है जेंडर के आधार पर मौजूद असमानताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत और उचित अवसर प्रदान करना। अर्थात यदि महिलाओं या अन्य जेंडर समूहों को ऐतिहासिक रूप से कम अवसर मिले हैं तो उन्हें विशेष सहायता देना। उदाहरण। बालिका शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति, कार्यस्थल पर मातृत्व अवकाश, महिला आरक्षण। उद्देश्य। ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं को दूर कर वास्तविक समानता स्थापित करना। जेंडर इक्वालिटी एस्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी। प्रस्तावना। जेंडर समानता का अर्थ है कि समाज में सभी जेंडर, पुरुष, महिला और अन्य जेंडर पहचान को समान अधिकार, अवसर, सम्मान और भागीदारी मिले। यह केवल कानूनी समानता नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक जीवन के हर क्षेत्र में समान भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। एक जेंडर समानता की आवश्यकता। महिलाओं और अन्य जेंडर समूहों के साथ ऐतिहासिक भेदभाव। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना। शिक्षा और रोजगार में असमानता। वेतन और संपत्ति अधिकार में अंतर। जेंडर समानता सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की आधारशिला है। 2. संवैधानिक प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेंडर समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 16 समान रोजगार अवसर। अनुच्छेद 39 डी समान कार्य के लिए समान वेतन। ये प्रावधान जेंडर समानता की कानूनी नींव प्रदान करते हैं। 3. शिक्षा के माध्यम से जेंडर समानता। सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा अवसर। जेंडर संवेदनशील पाठ्यक्रम। बालिका शिक्षा अभियान। विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत 6-14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है। 4. सामाजिक स्तर पर आवश्यक कदम। मानसिकता में परिवर्तन। लड़के लड़कियां समान हैं का मूल्य स्थापित करना। रूढ़िवादी सोच को बदलना। परिवार की भूमिका। बेटा बेटी को समान अवसर। घरेलू कार्यों में समान भागीदारी। मीडिया की भूमिका। सकारात्मक और संतुलित चित्रण। लैंगिक रूढ़ियों से बचाव। 5. आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा। समान वेतन नीति का पालन। 6. राजनीतिक भागीदारी। पंचायत और स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण। नेतृत्व के अवसर। राजनीतिक सशक्तिकरण से समाज में निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है। 8. रामा मूर्ति कमेटी 1990। प्रस्तावना।
1990 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति का उद्देश्य शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना और आवश्यक सुधार सुझाना था। महिला शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन, इस समिति की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक थी। एक समिति की पृष्ठभूमि। 1986 की शिक्षा नीति में एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी को विशेष अध्याय के रूप में शामिल किया गया था। 1990 में इसकी प्रगति और प्रभाव का आकलन करने के लिए राममूर्ति समिति बनाई गई। दो, महिला शिक्षा के संबंध में समिति के प्रमुख उद्देश्य: महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना, लैंगिक असमानता को कम करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, शिक्षा को महिलाओं के विकास का साधन बनाना। 3, महिला शिक्षा के लिए प्रमुख सिफारिशें: क, शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का साधन बनाना। शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित न हो, बल्कि आत्मनिर्भरता और अधिकार जागरूकता बढ़ाए। महिलाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित की जाए। ख, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता: प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट दर कम करने के उपाय, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं। ग, पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता: पाठ्य पुस्तकों से लैंगिक रूढ़ियों को हटाना, महिलाओं की सकारात्मक भूमिका को दर्शाना, समानता और न्याय के मूल्य शामिल करना। घ, महिला शिक्षकों की नियुक्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। इससे अभिभावकों का विश्वास बढ़ेगा और लड़कियों की उपस्थिति में सुधार होगा। न, वयस्क महिला शिक्षा: निरक्षर महिलाओं के लिए विशेष साक्षरता अभियान, कार्यात्मक साक्षरता, फंक्शनल लिटरेसी पर बल, जीवनोपयोगी कौशल प्रशिक्षण। च, सामाजिक बाधाओं को दूर करना, बाल विवाह, दहेज प्रथा और पितृसत्तात्मक सोच के विरुद्ध जागरूकता, समुदाय और परिवार की सहभागिता। 4, समता, इक्विटी पर जोर: समिति ने केवल समान अवसर, इक्वालिटी ही नहीं, बल्कि समता, इक्विटी पर बल दिया, अर्थात महिलाओं को विशेष सहायता देकर वास्तविक समानता स्थापित करना। 5, संवैधानिक संदर्भ: महिला शिक्षा के लिए सिफारिशें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुरूप थीं, जो समानता और भेदभाव निषेध का प्रावधान करते हैं। 6, समिति का महत्व: महिला शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना, लैंगिक समानता को शिक्षा नीति का केंद्र बनाया, शिक्षा को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया। 10, डेवलपमेंट ऑफ विमेन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्रस्तावना: 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, गरीबी और पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं की शिक्षा उपेक्षित थी। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने महिला शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार मानते हुए अनेक संवैधानिक प्रावधान, नीतियां और योजनाएं लागू कीं। एक संवैधानिक आधार: कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने महिला शिक्षा के लिए समानता और अधिकारों की गारंटी दी। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, 1, लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 15, 3, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 21, 6, 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इन प्रावधानों ने महिला शिक्षा को कानूनी संरक्षण प्रदान किया। 2 प्रारंभिक आयोग और समितियां: क, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर बल। ख, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, बालिका शिक्षा के विस्तार की सिफारिश। 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां और महिला शिक्षा।
क नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा में समान अवसर पर बल। ख नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी अध्याय शामिल, महिला सशक्तिकरण को शिक्षा से जोड़ा। ग 1992 का संशोधन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, महिला साक्षरता और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा। 4 प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम। 1 सर्व शिक्षा अभियान SSA, बालिका शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन। 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय। 3 मध्याह्न भोजन योजना, नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने में सहायक। 4 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता। 5 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, वयस्क महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने पर जोर। 5 महिला साक्षरता में प्रगति। 1951 में महिला साक्षरता दर लगभग 8-9% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार यह 65% से अधिक हो गई। यह प्रगति सरकारी प्रयासों और सामाजिक जागरूकता का परिणाम है। 6 उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में भागीदारी बढ़ी। 11 सम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट फॉर वुमेन इन इंडिया, प्रस्तावना, भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। इन आंदोलनों ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, शिक्षा से वंचितता और विधवा उत्पीड़न जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। इन सुधारों ने आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। 1 ब्रह्मा समाज आंदोलन, संस्थापक राजा राम मोहन रॉय 1828। मुख्य उद्देश्य सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह का समर्थन, महिला शिक्षा को बढ़ावा। इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। 2 आर्य समाज आंदोलन, संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। महिला सुधार के लिए योगदान, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, महिला शिक्षा पर बल, समाज में स्त्री पुरुष समानता की वकालत। 3 प्रार्थना समाज, प्रमुख नेता MG रानाडे। योगदान, महिला शिक्षा को बढ़ावा, विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन, सामाजिक कुरीतियों का विरोध। 4 अलीगढ़ आंदोलन, संस्थापक सर सैयद अहमद खान। योगदान, मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार, महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता। 5 सत्यशोधक समाज, संस्थापक ज्योतिराव फुले 1873। महिला सुधार में योगदान, दलित और महिला शिक्षा की शुरुआत, पहली बालिका विद्यालय की स्थापना पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ, जाति और लैंगिक भेदभाव का विरोध। 6 महिला शिक्षा आंदोलन, प्रमुख व्यक्तित्व, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रामाबाई। योगदान, बालिका विद्यालयों की स्थापना, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए आश्रय, महिला साक्षरता को बढ़ावा। 12 women in medieval period in India, प्रस्तावना, भारत का मध्यकाल लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों का समय था। इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट भी देखी गई, हालांकि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त की। 1 सामाजिक स्थिति, मध्यकाल में समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक था। महिलाओं को परिवार और समाज में पुरुषों के अधीन माना जाता था। प्रमुख विशेषताएं,
पर्दा प्रथा का प्रचलन, बाल विवाह की वृद्धि, विधवाओं की दयनीय स्थिति, महिलाओं की स्वतंत्रता में कमी। कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा भी प्रचलित थी। 2 शिक्षा की स्थिति, महिलाओं की शिक्षा सीमित थी। उच्च वर्ग की कुछ महिलाओं को घर पर शिक्षा दी जाती थी। आम महिलाओं को औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा गया। हालांकि भक्ति आंदोलन के समय कुछ संत महिलाओं ने आध्यात्मिक और साहित्यिक योगदान दिया। उदाहरण: मीराबाई कृष्ण भक्ति और काव्य रचनाएं, अक्का महादेवी कर्नाटक की संत कवयित्री। 3 धार्मिक और सांस्कृतिक भूमिका, भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को धार्मिक अभिव्यक्ति का अवसर दिया। महिलाओं को भक्ति मार्ग में भाग लेने की स्वतंत्रता मिली। धार्मिक समानता का संदेश दिया गया। 4 राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, यद्यपि सामान्य महिलाओं की स्थिति सीमित थी, कुछ महिलाओं ने प्रशासन और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख उदाहरण: रजिया सुल्ताना, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक। रानी दुर्गावती, गोंड राज्य की वीर रानी। चांद बीबी, अहमदनगर की शासिका। इन महिलाओं ने प्रशासनिक और सैन्य नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। 5 आर्थिक स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कृषि और घरेलू कार्यों में सक्रिय थीं। हस्तशिल्प और लघु उद्योगों में योगदान। संपत्ति के अधिकार सीमित थे। 6 विवाह और पारिवारिक जीवन, विवाह को सामाजिक कर्तव्य माना जाता था। बहुविवाह प्रचलित था, विशेषकर उच्च वर्ग में। तलाक की व्यवस्था सीमित थी। 7 सकारात्मक पहलू, भक्ति आंदोलन ने आध्यात्मिक समानता का संदेश दिया। कुछ महिलाओं ने साहित्य और राजनीति में पहचान बनाई। 8 नकारात्मक पहलू, शिक्षा से वंचितता, सामाजिक कुरीतियां, स्वतंत्रता में कमी, संपत्ति अधिकारों का अभाव। विमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी 1800 से 1900 भारत में राजनीतिक जागरण और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का काल था। इस दौर में महिलाओं ने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। विशेष रूप से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। 11857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और महिलाओं की भूमिका। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 में कई वीरांगनाओं ने नेतृत्व और युद्ध कौशल का परिचय दिया। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष, युद्ध में अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उनका प्रसिद्ध कथन माना जाता है। वे 1857 की क्रांति की प्रतीक बनी। बेगम हजरत महल, अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व। लखनऊ में स्वतंत्र शासन की स्थापना का प्रयास। रानी अवंतीबाई, रामगढ़ राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष, साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। झलकारी बाई, झांसी की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका। युद्ध के समय रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया। 2 सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की भागीदारी केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से भी राष्ट्रीय चेतना जागृत की गई। पंडिता रामाबाई, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की समर्थक, महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य किया। सावित्रीबाई फुले, बालिका शिक्षा की अग्रदूत, महिलाओं और दलितों के लिए विद्यालय स्थापित किए। इन सुधार आंदोलनों ने महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाया, जिससे वे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित हुईं। 3 महिला संगठनों और जागरूकता।
महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए संस्थाएं स्थापित हुई। समाज में समानता और स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार हुआ। महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। 4 महिलाओं के योगदान का महत्व। महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। समाज में महिलाओं की क्षमता और साहस का परिचय मिला। स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन मिला। आने वाली 20वीं शताब्दी के आंदोलनों के लिए आधार तैयार हुआ। 13 सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर समानता के संदर्भ में सामाजिक सुधार आंदोलन। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। प्रस्तावना। भारतीय समाज में लंबे समय तक पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं की स्थिति कमजोर रही। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, विधवा उत्पीड़न और शिक्षा से वंचितता जैसी कुरीतियां प्रचलित थीं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इन कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया और जेंडर समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। एक ब्रह्मा समाज आंदोलन 1828। संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। जेंडर समानता में योगदान। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास। विधवा विवाह का समर्थन। महिला शिक्षा को बढ़ावा। स्त्री पुरुष समानता की वकालत। इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। 2 आर्य समाज आंदोलन 1875। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। योगदान। बाल विवाह का विरोध। विधवा विवाह का समर्थन। महिला शिक्षा का प्रचार। महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक अधिकार देने पर बल। 3 सत्यशोधक समाज 1873। संस्थापक ज्योतिराव फुले। महिला समानता के लिए कार्य। बालिका शिक्षा की शुरुआत। जाति और लिंग आधारित भेदभाव का विरोध। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। प्रमुख सहयोगी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। 4 प्रार्थना समाज। प्रमुख नेता एम.जी. रानाडे। योगदान। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। महिला शिक्षा का प्रसार। सामाजिक कुरीतियों का विरोध। 5 अलीगढ़ आंदोलन। संस्थापक सर सैयद अहमद खान। योगदान। मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार। महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता। 14 लीगल प्रोटेक्शंस फॉर वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के लिए कानूनी संरक्षण। लीगल प्रोटेक्शंस फॉर वुमेन इन इंडिया विस्तार से। प्रस्तावना। भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान और विशेष कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को हिंसा, भेदभाव, शोषण और उत्पीड़न से बचाना तथा उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। एक संवैधानिक संरक्षण। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15(1) लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति। अनुच्छेद 16 रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता और मानवीय कार्यस्थितियां। ये प्रावधान महिलाओं की कानूनी सुरक्षा की आधारशिला हैं। 2 महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कानून। 1 प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा को अपराध माना गया। पीड़िता को सुरक्षा, निवास और भरण पोषण का अधिकार। 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट।
दहेज लेना और देना दंडनीय अपराध। दहेज उत्पीड़न पर सजा का प्रावधान। 3. सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। प्रत्येक संस्था में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) अनिवार्य। 4. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। बाल विवाह पर रोक। लड़की की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष। 5. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मातृत्व अवकाश का प्रावधान। 2017 संशोधन के बाद 26 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश। 6. हिंदू सक्सेशन एक्ट। बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार। 7. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। बालिकाओं और बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा। 3. राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। पंचायतों और स्थानीय निकायों में 33% महिला आरक्षण। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण। महिला आयोग की स्थापना। 4. कानूनी संरक्षण का महत्व। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, समानता और न्याय की स्थापना, सामाजिक कुरीतियों में कमी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। 5. चुनौतियां। कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता की कमी, न्याय प्रक्रिया में देरी, ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव। 15. थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन। एक सामाजीकरण सिद्धांत, सोशलाइजेशन थ्योरी। अर्थ। सामाजीकरण सिद्धांत के अनुसार जेंडर भूमिकाएं जन्मजात नहीं होती बल्कि समाज द्वारा सिखाई जाती हैं। परिवार, विद्यालय, मीडिया और समुदाय बच्चों को यह सिखाते हैं कि लड़के कैसे व्यवहार करें और लड़कियां कैसी हों। अर्थात जेंडर पहचान सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है। प्रमुख स्रोत, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। 1. परिवार। लड़कों को खिलौने जैसे कार और बंदूक देना। लड़कियों को गुड़िया और रसोई सेट देना। लड़कों को स्वतंत्रता, लड़कियों को नियंत्रण। 2. विद्यालय। शिक्षक द्वारा अलग अपेक्षाएं। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक रूढ़ियां। खेलों और गतिविधियों में भेदभाव। 3. मीडिया। फिल्मों और विज्ञापनों में रूढ़िवादी चित्रण। महिलाओं को घरेलू भूमिका में दिखाना। शिक्षा पर प्रभाव। विषय चयन में अंतर, जैसे विज्ञान लड़कों के लिए, कला लड़कियों के लिए। आत्मविश्वास में अंतर। करियर विकल्पों में सीमाएं। विशेषताएं। जेंडर सीखा हुआ व्यवहार है, सामाजिक मानदंडों का प्रभाव परिवर्तन संभव है। आलोचना। यह सिद्धांत जैविक कारकों को कम महत्व देता है। सभी समाजों में समान रूप से लागू नहीं होता। 2. जेंडर भिन्नता सिद्धांत, जेंडर डिफरेंस थ्योरी। अर्थ। इस सिद्धांत के अनुसार लड़के और लड़कियों में कुछ प्राकृतिक या मनोवैज्ञानिक अंतर होते हैं जो उनके सीखने और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह मानता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीकों से सोचते और सीखते हैं। प्रमुख विचार। लड़कियां अधिक संवेदनशील और सहयोगी होती हैं। लड़के अधिक प्रतिस्पर्धी और आक्रामक होते हैं। संचार शैली में अंतर। शिक्षा में प्रभाव। शिक्षण विधि में भिन्नता की आवश्यकता। कक्षा में अलग सीखने की शैली। गतिविधि आधारित और सहयोगात्मक शिक्षण का महत्व। सकारात्मक पक्ष। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायता, शिक्षण पद्धति में विविधता। आलोचना। यह सिद्धांत रूढ़ियों को बढ़ावा दे सकता है, सामाजिक प्रभाव को नजरअंदाज कर सकता है। स्ट्रक्चर थ्योरी एंड डीकॉन्स्ट्रक्टिव थ्योरी। एक संरचनात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चर थ्योरी। अर्थ। संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स, जेंडर असमानता को बनाए रखती हैं।
अर्थात जेंडर भेदभाव केवल व्यक्तिगत सोच का परिणाम नहीं, बल्कि समाज की संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा है। प्रमुख आधार: परिवार, शिक्षा प्रणाली, धर्म, कानून, मीडिया, श्रम बाजार। इन सभी संस्थाओं में मौजूद असमान संरचनाएं महिलाओं को कमजोर स्थिति में रखती हैं। शिक्षा में संरचनात्मक असमानता। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक रूढ़ियां। विद्यालयी पाठ्यक्रम में पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण। नेतृत्व पदों पर पुरुषों की अधिकता। स्टेम विषयों में महिलाओं की कम भागीदारी। प्रमुख विचारधाराएं: मार्क्सवादी दृष्टिकोण। आर्थिक संरचना महिलाओं के शोषण का कारण। पूंजीवाद में महिलाओं का दोहरा शोषण घर और कार्यस्थल। नारीवादी दृष्टिकोण। पितृसत्ता एक सामाजिक संरचना है। कानून और संस्थाएं पुरुष प्रधान हैं। विशेषताएं: संस्थागत विश्लेषण पर जोर, सामाजिक न्याय की मांग, संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता। आलोचना: व्यक्तिगत अनुभवों को कम महत्व देना, सभी समाजों में समान रूप से लागू नहीं। विखंडनवादी सिद्धांत, डीकॉन्स्ट्रक्टिव थ्योरी। अर्थ: विखंडनवादी सिद्धांत उत्तराधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार पुरुष और महिला जैसी श्रेणियां स्थायी और प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक निर्माण, सोशल कंस्ट्रक्शन हैं। यह सिद्धांत पारंपरिक धारणाओं और भाषा में छिपे जेंडर भेदभाव को उजागर करता है। मुख्य विचार: जेंडर पहचान स्थिर नहीं, बल्कि परिवर्तनीय है। भाषा और संस्कृति जेंडर की अवधारणा को निर्मित करती हैं। सामान्य और असामान्य की परिभाषा समाज तय करता है। शिक्षा में प्रभाव: पाठ्यपुस्तकों की भाषा का विश्लेषण। जेंडर न्यूट्रल पाठ्यक्रम। विविध जेंडर पहचानों को स्वीकार करना। रूढ़ियों को चुनौती देना। विशेषताएं: परंपरागत सोच को चुनौती, भाषा और प्रतीकों का विश्लेषण, पहचान की विविधता को स्वीकार। आलोचना: व्यावहारिक समाधान कम देता है, अत्यधिक सैद्धांतिक माना जाता है। 16 वेरियस फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म्स। नारीवाद के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म्स, विस्तृत विवरण। नारीवाद, फेमिनिज्म का अर्थ। नारीवाद एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन और विचारधारा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाना है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देता है और लैंगिक न्याय की मांग करता है। एक उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। मुख्य विचार: समान अधिकार और समान अवसर। कानून और नीतियों में सुधार। शिक्षा और रोजगार में बराबरी। प्रमुख विशेषताएं: संवैधानिक और कानूनी सुधारों पर जोर, लोकतांत्रिक माध्यमों से परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन। शिक्षा में महत्व: लड़कियों के लिए समान शिक्षा अवसर, समान वेतन और रोजगार अधिकार। मार्क्सवादी नारीवाद, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। आधार: यह विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित है। मुख्य विचार: महिलाओं का शोषण आर्थिक संरचना से जुड़ा है। पूंजीवाद महिलाओं के दोहरे शोषण का कारण। उद्देश्य: आर्थिक समानता, संसाधनों पर समान अधिकार। समाजवादी नारीवाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म। मुख्य विचार: पितृसत्ता और पूंजीवाद दोनों जिम्मेदार। सामाजिक और आर्थिक सुधार आवश्यक। विशेषता: वर्ग और जेंडर दोनों पर ध्यान, सामूहिक परिवर्तन की मांग। उग्र कट्टरपंथी नारीवाद, रैडिकल फेमिनिज्म। मुख्य विचार: पितृसत्ता समाज की मूल समस्या। परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं की आलोचना। उद्देश्य: सामाजिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन।
महिलाओं की स्वतंत्र पहचान। 5 सांस्कृतिक नारीवाद, कल्चरल फेमिनिज्म। मुख्य विचार। महिलाओं के गुण, सहयोग, संवेदनशीलता। विशेष और मूल्यवान। महिला संस्कृति को बढ़ावा। विशेषता। महिला मूल्यों का सम्मान, मातृत्व और देखभाल को सकारात्मक दृष्टि। 6 उत्तर। आधुनिक नारीवाद, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। मुख्य विचार। महिला की एक समान परिभाषा नहीं। पहचान विविध और परिवर्तनशील। विशेषता। भाषा और संस्कृति का विश्लेषण, रूढ़ धारणाओं को चुनौती। 7 पारिस्थितिकी नारीवाद, इकोफेमिनिज्म। मुख्य विचार। महिलाओं और प्रकृति दोनों का शोषण, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जुड़े हुए। 8 दलित अंतर संबंधी नारीवाद, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। मुख्य विचार। जेंडर के साथ जाति, वर्ग, धर्म का भी प्रभाव। सभी महिलाओं का अनुभव समान नहीं। 17 जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर पहचान का अर्थ। जेंडर पहचान से आशय व्यक्ति की उस आंतरिक भावना और अनुभव से है जिसके आधार पर वह स्वयं को पुरुष, महिला, दोनों, न तो कोई या किसी अन्य जेंडर के रूप में पहचानता है। यह व्यक्ति की आंतरिक पहचान, इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ है, जो जन्म के समय निर्धारित लिंग, सेक्स से समान भी हो सकती है और भिन्न भी। 2 जेंडर पहचान के प्रकार। सिसजेंडर, जब व्यक्ति की जेंडर पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल खाती है। ट्रांसजेंडर, जब जेंडर पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से अलग होती है। नॉन बाइनरी, जो स्वयं को केवल पुरुष या महिला तक सीमित नहीं मानते। जेंडर फ्लूइड, जिनकी जेंडर पहचान समय के साथ बदल सकती है। 3 जेंडर पहचान का विकास। जेंडर पहचान का विकास बचपन से शुरू होता है और निम्न कारकों से प्रभावित होता है। 1 परिवार, व्यवहार और अपेक्षाएं, पालन पोषण की शैली। 2 समाज, सामाजिक मानदंड, सांस्कृतिक परंपराएं। 3 शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम, शिक्षक का दृष्टिकोण। 4 मीडिया, फिल्मों, विज्ञापनों और सोशल मीडिया का प्रभाव। 5 शिक्षा में जेंडर पहचान का महत्व। समावेशी कक्षा वातावरण, भेदभाव मुक्त शिक्षण, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास, सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर। 18 टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर असमानता में परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक। टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन जेंडर इनइक्वालिटी। प्रस्तावना। शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय केवल ज्ञान देने का स्थान नहीं है, बल्कि सामाजिक मूल्यों और दृष्टिकोणों के निर्माण का केंद्र भी है। इसलिए जेंडर असमानता को समाप्त करने और समानता स्थापित करने में शिक्षक एक परिवर्तन के एजेंट ऑफ चेंज के रूप में कार्य करता है। 1 जेंडर असमानता का अर्थ। जेंडर असमानता से आशय पुरुष और महिला तथा अन्य जेंडर के बीच अधिकार, अवसर, संसाधन और सम्मान में अंतर से है। इसके रूप। शिक्षा में भेदभाव, रोजगार में असमान वेतन, सामाजिक रूढ़ियां, निर्णय लेने में महिलाओं की कम भागीदारी। 2 शिक्षक की भूमिका परिवर्तन के एजेंट के रूप में। 1 समान दृष्टिकोण अपनाना, सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार, लड़का लड़की में भेदभाव न करना, समान अवसर प्रदान करना। 2 जेंडर संवेदनशील शिक्षण, जेंडर सेंसिटिव टीचिंग, रूढ़ियों से मुक्त भाषा का प्रयोग, उदाहरणों में महिला और पुरुष दोनों का संतुलित चित्रण, कक्षा में समावेशी वातावरण। 3 पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण, लैंगिक रूढ़ियों की पहचान,
सकारात्मक महिला रोल मॉडल प्रस्तुत करना। वैकल्पिक दृष्टिकोण शामिल करना। 4. आत्मविश्वास का विकास। लड़कियों को नेतृत्व के अवसर देना। स्टेम विषयों में भागीदारी बढ़ाना। मंच संचालन और खेलों में समान अवसर। 5. अभिभावकों और समुदाय से संवाद। जेंडर समानता पर जागरूकता कार्यक्रम। बाल विवाह, दहेज और भेदभाव के विरुद्ध चर्चा। 6. कानून और नीतियों की जानकारी देना। विद्यार्थियों को संवैधानिक समानता के अधिकारों की जानकारी देना। लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध नियमों की जानकारी देना। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।